अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान डायरी की एक और किस्त में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तौफीक मुराज पाशा साहब इन्वायरमेंटलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तौफीक मुराज पाशा साहब से आज हम एक निहायत अहम और संजीदा मौजू के ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इस वक्त जर्मन वॉच नामी इदारे ने अपनी एक तहकीक में कहा है कि पाकिस्तान का नाम उन ममालिक की फहरिस्त के अंदर शामिल हो चुका है जो माहौलियाती लिहाज से किसी भी लिहाज से अगर उनको देखा जाए तो वो कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं रखते हैं, उसके अंदर उसको कंसीडर किया जाता है। और साथ ही अगर हम ये देखें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि जैकबाबाद पाकिस्तान का, कराची का, सिंध का वो इलाका है जहाँ पे 49 डिग्री जो है टेम्परेचर हो रहा है, और वो इस शहर की जो इस वक्त गर्मी की दर्जा हरारत की वजह से जो हालत है वो रहने के काबिल नहीं है। और कहा जा रहा है कि इस वक्त मौजूदा जो मौसमियाती तब्दीली की जो हालात हैं उस लिहाज से शायद फ्यूचर के अंदर कराची जो है वो भी इतना ही ज़्यादा गर्म शहर बन जाए। हम इन तमाम हवाले से जो मौसमियाती तगय्युराती जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, पाकिस्तान का इस हवाले से क्या फ्यूचर होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे तौफीक मुराज पाशा साहब से। थैंक यू सो मच पाशा साहब वंस अगेन हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। You are very welcome जी, most welcome anytime. जी पाशा, क्यों हो रहा है ये सब कुछ पाकिस्तान में? अभी हमने देखा कि अभी तो बारिश हो गई है, लेकिन एक महीने पहले चोलिस्तान का आपने हाल देखा कि वहाँ पे खुश्क कहत साली का समा था, पानी के लिए जानवर क्या इंसान क्या तड़प रहे थे, थर का ये हाल था। तो ये सब कुछ क्या है और किसका कसूर है? और बारिश हुई, और बारिश होने में अब सिर्फ 24 और 48 घंटे गुजरे हैं और 10 लोग ऑलरेडी फौत हो चुके हैं। 10 कीमती जानें लूज की हैं हमने। बारिशें इस तरह की हो रही हैं और हमें वार्निंग मिल चुकी है कि बहुत तेज बारिशें होंगी, अर्बन फ्लडिंग होगा। और आपको पता है कि हम बारिश के लिए तरसते हैं, फिर बारिश आता है तो सैलाब हो जाता है हमारे पास, और लोग फिर दुआ कर रहे होते हैं कि बारिश रुक जाए। तो हम तो ना इधर के ना उधर के। दुनिया भर में जो मौसमी तब्दीलियां हुई हैं उसमें हम पाकिस्तानियों का एक शायद उस तब्दीली लाने में छोटा सा हाथ है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं, उनकी डेवलपमेंट की वजह से पूरी दुनिया का मौसम चेंज हुआ। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका। इन मुल्कों में सबसे ज्यादा कहते हैं कि जो असर है उसका होगा। हम पिछले कुछ चंद सालों से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। कुछ साल पहले कराची, पूरे पाकिस्तान में शदीद गर्मी हुई थी। सिर्फ कराची के खास फिगर्स मौजूद थे कि 1300 लोग फौत हुए थे कराची में एक डेढ़ दिन के अंदर। इंटीरियर सिंध और पंजाब वगैरह के हमारे पास कोई खास फिगर्स मेरे ख्याल से हैं नहीं। इस साल हमने मौसमी तब्दीली का असर हमारे फूड प्रोडक्शन पर भी देखा। हमारी गंदम की क्रॉप बहुत सीवियरली इफेक्ट हुई मौसमी तब्दीली की वजह से। हमारे दूसरे क्रॉप्स भी इफेक्ट हुए, हमारा मैंगो का क्रॉप इफेक्ट हुआ। इसका मतलब है कि इस साल हमने शायद कम मैंगो एक्सपोर्ट किया। इसमें हमारे एक्सपोर्ट का जो हम ज़र मुबादला कमाते उसमें भी कमी आई है। 49 डिग्रीज 50 डिग्रीज टेम्परेचर एक मजाक नहीं है। कराची में 36-37 होता है, लोग परेशान होने लगते हैं। 40-42 होता है तो लोग मरने लगते हैं। कराची में एक इशू ह्यूमिडिटी का है कि ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो जाती है तो रियल फील उसका 3-4 डिग्री बढ़ जाता है। बाकी मुल्क हमारा नॉर्मली जो है वो खुश्क है, उसमें इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होती है। बहुत मुश्किल वक्त आ रहे हैं और हम उसमें कोई उसकी चेंज में हम कोई ऐसा एक्शन कर नहीं सकते हैं कि आप एसीज लगा दें या
कोई छतरी पूरे मुल्क के ऊपर लगा दें कि गर्मी का असर ना हो, ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम जो इनिशिएटिव्स लेते भी हैं, दरख्त लगाओ, इस किस्म की चीजें, इनको बड़ा अरसा लगता है। इनको एक नहीं बल्कि 2 दिहाई, शायद 4 दिहाई लग जाते हैं एक मौसम के ऊपर असर अंदाज होने में। तो एक तो यह है कि जो हमारे पाँव के पास चूल्हा जला हुआ है, जितना हम तेल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, जितने फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, इनसे जो है ये टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा राइज करते हैं। तो उनका जलाना हमने उस पर कंट्रोल लाना है। उसके अलावा हमें जो चीज करने की जरूरत है कि ये इस क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को मिटिगेट करना है। इनके जो असरात हैं उन पर हमने किसी तरह अपने आप को एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? छतरी पकड़ के जो है ना लोग बाहर निकले तो वो तो धूप की तपश से आपको रोकेगा, लेकिन आपके चारों तरफ जो गर्मी है उसको नहीं रोकेगा। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। और हमारे फूड प्रोडक्शन पर जो इसका इफेक्ट आएगा, अल्लाह ना करे ऐसे दिन आप देखेंगे कि लोग रोडों पे झगड़ रहे होंगे रोटियों के ऊपर। अब मैं क्या कहूँ इससे आगे, हम तो बहुत परेशान होते हैं इस चीज के साथ में। और इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। हमारे ग्लेशियर्स जल्दी से मेल्ट कर रहे हैं, तो पहले शुरू में उस मेल्ट की वजह से हमारे यहाँ सैलाब आएंगे, और जब ग्लेशियर्स मेल्ट करके खत्म हो जाएंगे फिर क्या होगा? क्योंकि जो हम डैमों में जो पानी जमा करते हैं, हमारे दरिया में जो पानी आपाशी के लिए इस्तेमाल होता है, वो ग्लेशियर मेल्ट का पानी होता है। जो बरसाती रेले आते हैं उसको डैम नहीं रोक सकता है। जब बरसाती रेला ऊपर से आ रहा होता है तो डैम के गेट खोल दिए जाते हैं, उसमें से पानी कम किया जाता है कि ऐसे ना हो कि खुदा न खास्ता इतना ज्यादा पानी पीछे से आ जाए कि हमारे डैम्स डैमेज हो जाएं। अगर कोई एक हमारा डैम टूट गया तो अक्रॉस द कंट्री तबाही हो जाएगी। तो जो ये बरसाती रेले आते हैं इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको हम रोक नहीं सकते। हाँ, इनको डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़े इलाके आपको ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जहां वो पानी डाइवर्ट किया जा सके। ये आसान काम नहीं है। और जब ग्लेशियर्स मेल्ट करके खत्म हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे? और देखें, ये जिंदगी ने तो चलना है ना। हमारी गफलत है, हम नहीं सोचते हैं। हम समझते हैं कि यार बस अभी जिंदगी गुजर रही है, ऐसी गुजर रही है। लेकिन पाकिस्तान बने हुए 70 साल से ज्यादा हो गए ना, और इंशाल्लाह अगले 70 साल भी होंगे, और अगले 70 भी होंगे, और अगले 70 भी होंगे। अब स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क जो है 750-800 साल आजाद हुआ, तो हम भी ऐसा वक्त देखेंगे जब 500 साल की आजादी सेलिब्रेट हो रही होगी, तो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा? इन सिचुएशंस को मिटिगेट करने की जरूरत है, हमें बहुत रिसर्च करने की जरूरत है, और लाइफस्टाइल्स में चेंजेस लाने की जरूरत है, हमारे शहरों में चेंजेस लाने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप कहेंगे अच्छा भाई ऐसा है कि जैकबाबाद जो है बहुत गर्म हो गया है, अब यहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं, आप लोग बंद करके यहाँ से चले जाएं, कहीं और चले जाएं। चलें, जैकबाबाद छोड़ के हैदराबाद आ जाएंगे, हैदराबाद छोड़ के कराची आ जाएंगे, कराची छोड़ के कहाँ जाएंगे? कह दिया है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि फ्यूचर का जैकबाबाद कराची होगा। तो फिर आप बताएं कि क्या होगा? मतलब एक कंक्रीट का शहर हम तामीर कर रहे हैं। मुझे पर्सनली मेरा ताल्लुक जो है वो पंजाब से है, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लाहौर की बात करूं तो एक जो पॉजिटिव चीज मुझे लाहौर में नजर आती है, वहाँ पे दरख्त बहुत ज्यादा है, नहर के साथ साथ दरख्त ही दरख्त। लेकिन कराची कम में, हो रहे हैं? कराची, हाँ, नहीं, लेकिन लाहौर में भी बहुत कम हो रहे हैं। जो 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 रिसर्च है वो बताती है कि इवन दो बहुत दरख्त लगते रहते हैं, लेकिन लाहौर के दरख्त कम हो गए हैं। मुल्तान में तो बड़े बड़े हमने सबने देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया कि वहाँ पे पता नहीं कितने हजारों एकड़ आम के बागात कटे हैं। अभी मैं कल किसी से मिला था जो पता नहीं कहाँ से आए हैं, वो हुंजा से आए हैं या कहाँ से आए थे। उनने कहा यार मैंने कभी इतनी गर्मी वहां तो नहीं देखी है, मैं तो हर साल जाती हूँ, इतनी गर्मी। देखिए वहां पर भी गर्मी बढ़ती जा रही है। फ्यूचर में पाकिस्तान को माहौलियाती पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कौन कौन से खतरात लाहक हैं और हमें क्या करना चाहिए?
دیکھیں پانی کا ختم ہو جانا، خوراک نہ ہونا، یہ دو تو سب سے بڑے خطرات ہیں. آپ چلیں اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے جس وقت گرمی ہوگی. دیکھیں جہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں کا ورک شیڈیول بھی الگ ہوتا ہے. لوگ صبح 6 بجے 7 بجے کام پر آتے ہیں، 12 بجے 11:30 11:30 بجے چھٹی کرتے ہیں، پھر شام کو 4 سے لے کر شام کے 7 یا 8 بجے تک کام کرتے ہیں. تو یہ آپ کر لیں گے کہ یار سخت گرمی کے دوران آپ انڈورس چلے جائیں. جب خوراک نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ پانی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں ہم کیا کریں گے، اور وہ چیزیں ہمیں دریافت کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان پر ایک ایکشن پلان بنا کے اس پہ ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ اسی لحاظ سے، اگر ہم اپنا فیوچر کی جو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھی خطرات ہیں ماحولیات کے پرسپیکٹو میں جو لاحق ہو سکتے ہیں ہمارے ملک کو، ہمارے ماحول کو، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اکارڈنگلی ہمارے جو پالیٹیشینز ہیں، جو ہماری حکومتیں ہیں، وہ کچھ اس لحاظ سے اسی طرز عمل کو اس طرز زندگی کو چینج کرنے کے لیے کچھ پالیسیاں مرتب کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے وہ کوشش تو کرتے ہیں، لیکن بہت چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں. پلس ان کے پاس ہمیشہ اتنے اور مسائل ہوتے ہیں کہ یہ انہیں اس کے لیے ان کو وقت نہیں ملتا ہے، اس کے لیے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو اس پر، جبکہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے، ہمیں ان چیزوں پر اپنا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم ہمیشہ امید کرتے ہیں کہ وہ کچھ ہوگا اس طرف. سائنٹسٹ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب کس چیز کو ہے کہ سائنٹسٹ کر رہے ہیں کچھ اس طرح کی تحقیقات، ریسرچ کے اس حوالے سے کچھ کیا جائے؟ دیکھیں سائنٹسٹ تو بیچارہ مجبور ہے نا، وہ تو اس کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ ریسرچ کرے اور چیزیں دریافت کرے. تو وہ تو اپنی فطرت کے حساب سے کر رہا ہے، اور صرف ہمارے ملک میں نہیں، انٹرنیشنلی ہو رہا ہے. تو اس میں تو اگر ہمیں انٹرنیشنلی بھی انٹرنیشنل سٹڈیز کا فائدہ لینا پڑتا ہے. دیکھیں ہم بڑے آرام سے، ابھی آپ نے کوٹ کیا ایمنیسٹی کو بھی کوٹ کیا، جرمن گروپ کو بھی کوٹ کیا، تو ہم یہ تو بتا دیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. ہم ان کو یہ کیوں نہیں کوٹ کرتے ہیں کہ وہ جو حل بتا رہے ہوتے ہیں وہ حل کیا ہیں؟ ہم ان سے بھی تو مدد لیں نا کہ یہ تو مسئلہ آپ نے کریٹ کیا ہے، ابھی ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں، اور جب کوئی ایڈوائس دے دیں تو پھر اس پہ عمل کرنا شروع کریں. ہاں فی الحال کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں، جو پبلک کر سکتی ہے، وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی پانی بچائیے، بجلی بچائیے، پاور بچائیے، تیل کم جلائیے، کچرا مت کریں، درخت لگائیں، اپنی باؤنڈری والز کو. یہاں پہ آپ سے ریکویسٹ کروں کیونکہ آئی تھنک اس وقت آپ اپنے گھر میں ہی ہیں، اور میں اپنے جو میرے یو ایس اے کے ناظرین ہیں میں ان کو دکھانا چاہتی ہوں کہ پاشا صرف اور صرف کہتے نہیں ہیں، پریکٹیکلی اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اور پاشا کے گھر میں کوئی اے سی نہیں ہے، پاشا بالکل ایک نیچرلی جو ایک سادہ طرز زندگی ہے وہ گزارے ہیں، کھڑکیاں کھول کے دن میں اس کی روشنی کو استعمال کرتے ہیں. پلیز آپ تھوڑا سا کیمرہ اپنا پین کر کے گھر دکھاتے ہیں اگر پاسبل ہے، if you don't mind. جی آپ دیکھ لیں، میں اپنے بیڈ روم میں ہوں اس وقت، میرے پاس ایک ڈبہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے. اوکے اوکے اوکے. اس ڈبے میں جتنا بھی کاغذ کا جو کچرا میرے یہاں پروڈیوس ہوتا ہے، چاہے وہ سگریٹ کا پیکٹ ہو، ماچس کا پیکٹ ہو، بسکٹ کا پیکٹ ہو، کاغذ کی تھیلیاں ہوں، یہ اس میں الگ سے جمع کر دیتے ہیں ہم. یہ کچرے کی کنڈی یا کچرے کے ڈمپ پہ نہیں پھینکا جاتا ہے. پیڈسٹل فین آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میرے پاس اے سی کہیں نہیں ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں انسان کو. دیکھیں ہمارے شہروں میں میلوں روڈ ہیں، اور ان سے کئی گنا زیادہ میل ہمارے پاس باؤنڈری والز ہیں. ان کو کور کرنے کی ضرورت ہے، کریپرز کے ساتھ میں، بیلوں کے ساتھ. ہماری جو چھتیں ہیں ان کو
آپ گرین کریں. جہاں نہیں کر سکتے ہیں, غریب آدمی جو کسی بستی میں رہ رہا ہے, اس کی ایسبسٹوس کی چھت ہے, آپ سوچیں اس کو کتنی گرمی لگ رہی ہوگی. تو ادھر بھی حل ہیں, آپ ان کی چھتوں پر چونا وائٹ واش کروائیں تاکہ اس کی چمک جو ہے وہ سن کی ہیٹ کو ریفلیکٹ کر دے. بہت سارے ایسے عمل کیے جا سکتے ہیں جن سے تھوڑا سا فرق پڑے گا. پاشا, آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ ابھی جیسے فار ایگزامپل روس یوکرین کی جنگ, اور بار بار یہ جو ہم انسانوں نے زمین کے اوپر اپنے اپنے مفادات کے لیے اس ملک پہ اٹیک کر دینا, یہ کر دینا, وہ کرنا, بم بنانا, ایٹمی جنگیں اور یہ سارا کچھ, اور بم بلاسٹ اور یہ سب کچھ, یہ سب کتنا کیریکٹر پلے کرتے ہیں زمین کے ماحول کو, اوزون لیئر کو, ان سب چیزوں کو, پروٹیکشن. آپ سوچ لیں, ہم کہتے ہیں کہ اپنا چولہا بجھاؤ, یہ گرمی کریٹ کر رہا ہے. اب آپ سوچیں ایک بام جو اڑایا جاتا ہے, فائٹر پلینز اڑتے ہیں, بامز گرتے ہیں, یہ کتنی ہیٹ جنریٹ کرتے ہوں گے, کتنا ریسورس اس کے اوپر ویسٹ ہوتا ہے. لیکن اس دنیا میں جو تو پہلے بھائی پیدا ہوئے تھے, انسان کی فطرت بتا رہا ہوں, ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا. اس وقت تھے ہی دو, ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. تو یہ تو انسانی فطرت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دیا تھا عقل, شعور, کہ ہم ہماری فطرت پہ کنٹرول کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہوا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ سب نکمے ہو چکے ہوں گے, مجھے یہ دکان بند کرنی پڑے گی. جب قیامت کا وقت کے بارے میں جو انڈیکیشنز دی ہوئی ہیں وہ یہی ہے نا, کہ 40 لوگ بھی نہیں ملیں گے آپ کو جو ایک کسی بات پہ اگری کریں. اس نے تو پہلے سے کہہ دیا ہے کہ انسان اتنا نکما ہے کہ آخر میں مجھے یہ دکان بند کرنی ہی پڑے گی. تو میں تو بہت پیسیمسٹک ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ اچھائی جو ہے وہ برائی کے اوپر حاوی ہوتی ہے, تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اچھائی برائی پر حاوی ہو جائے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جیسے اب ہم کراچی میں رہتے ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جو ساحل سمندر کے پاس, جیسے سی ویو کے پاس جن کے گھر ہیں. خیر سی ویو سے مجھے اگین ایک اور بات یاد آ گئی, میں پرانے ڈراموں میں دیکھتی ہوتی تھی کہ سی ویو بڑا خوبصورت ہوتا تھا, بڑا اتنا آلودہ نہیں تھا جتنا اس وقت ہے. میکڈونلڈس کے پاس ہم آئس کریم کھانے جاتے ہیں, اب تو ایسے لگتا ہے کہ کسی کھلے گٹر پہ بیٹھ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی اس وقت سیوریج کا اور وہ بد انتظامی کا جو سی ویو اس وقت شکار ہو چکا ہے. لیکن جتنی بھی وہ آبادیاں ہیں, ود دا پیسج آف ٹائم, ماحولیات میں جو تبدیلیاں, ماحولیاتی جو تبدیلیاں, ان کی وجہ سے اگر سطح سمندر میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ جی, کیونکہ سائنسداں جو ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے. اور اگر سطح سمندر اس طرح بڑھ گیا, اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کراچی اور بہت سارے شہر, کچھ تو پورے ملک جیسے مالڈیوز ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو ڈوب کے ختم ہو جائے گا, فنش ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں کراچی آدھے سے زیادہ ڈوب جائے گا. کیا ہم اگلے 500 سال زندہ رہنے کی نہیں سوچ رہے ہیں؟ یعنی ہم, آپ اور میں تو نہیں 500 سال تو نہیں رہنے والے, تو لیکن پاکستان تو رہنے والا ہے, لوگ رہنے والے ہیں انشاءاللہ. اور اگر یہ واقعی میں ہوتا ہے اور آدھا کراچی ڈوب جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے سی ویو کے گراؤنڈ فلور میں آپ چھت سے نکل کے بوٹ میں بیٹھ کے آگے چلے جائیں گے آفس, نہیں ہے نا. اور یہ چیزیں ہونی ہیں, ہم آلریڈی ان کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور ہم پھر بھی اپنے طور طریقے نہیں بدل رہے ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. دیکھیں کراچی جیسے شہر میں آج کل پتہ نہیں کتنے ملین گیلن ڈیلی پانی مہیا کیا جاتا ہے, اور وہ کم پڑتا ہے. اور جتنا پانی ہمیں مل رہا ہے اس میں سے 70-80% جو ہے ہم سیوریج کے طور پہ اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کراچی کو پانی کم ہے اور ہمیں اور پانی دریا سندھ سے دو. اگر ہم اسی پانی کو, جس کو ہم سیوریج کے طور پہ جو ضائع کر رہے ہیں, اس پانی کو ہم صاف کر کے اگر استعمال کر لیں تو ہمیں دریا سندھ سے اور پانی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا سمپل ہے. پیسے خرچ ہوں گے, نو ڈاؤٹ,
लेकिन वो तो करना पड़ेगा ना। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना। अगर जी अगर आपको दफ्तर जाने में किसी छोटे से दरिया को क्रॉस करना पड़ता है दफ्तर पहुंचने के लिए, और आप साइकिल पे जाते हैं और साइकिल पे आप डूब जाएंगे, तो फिर भी आप क्या साइकिल ही इस्तेमाल करेंगे? नहीं ना, आप साइकिल साइड पे छोड़ेंगे, आप किश्ती ले लेंगे। चेंज तो करना पड़ेगा ना। तो अब तक तो हम वो पानी पता नहीं 400 मिलियन 450 मिलियन गैलन, तो पुरानी फिगर थी जो हम सूरज समुद्र में डाल रहे थे, 450 मिलियन। कराची जैसे शहर में लोग प्यास से जो है वो परेशान हुए हुए हैं, और हम 450 मिलियन गैलन पानी समुद्र में डाल रहे हैं। और हम पीने का पानी मुख्तलिफ जगहों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां हमें वो सूरज का पानी अगर हम रिसाइकल करके इस्तेमाल कर लें तो पीने का पानी हमारा बच जाएगा और लोगों को मुहैया हो जाएगा। तो इस तरह हमें बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। यही कह सकता हूँ मैं। बिल्कुल यही कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स को तो शायद आपस की लड़ाइयों से एक दूसरे के ऊपर अपना बोझ डालने से फुर्सत ही नहीं है। शायद ये सारे मसाइल अवाम ही तो खुद ही से देखने होंगे, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे वो कोविड वाला टाइम भी याद आ रहा है, जब कोविड बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। तो आपको याद है जब बिल्कुल फ्लाइट्स बंद हो गए थे, लोग घरों में बंद हो गए थे, तो रिपोर्ट्स आ रही थी कि फिजा बड़ी साफ सुथरी हो गई है। और कुछ तो वो सोशल मीडिया पे जोक्स भी चल रहे थे कि अल्लाह मियां भी क्लियर नजर आ रहे हैं। जी, और सिर्फ सिर्फ पढ़ना और सुनने की बात हद तक नहीं, अगर हम आसमान की तरफ नजर उठाते तो हमें नीला आसमान देखना लगा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे बचपने में हम नीला आसमान कराची में देखते थे वो वापस आ गया था। जैसे जिस दिन बहुत अच्छी बारिश हुई भी होती है, कैसे आसमान फिजा साफ हुई भी होती है, वैसे। थैंक यू सो मच पाशा अगेन। और कुछ आप एट द एंड कोई पॉजिटिव मैसेज इन्वायरमेंट के हवाले से देना चाहें लोगों को, कि वो अपनी अपने लिहाज से एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ कर सकें? मैं ये कहूंगा कि अक्सर हम कहते थे कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है, लेकिन दरिया बनने में पता नहीं कितने लाखों साल लग जाते हैं। हमें वो सारे कतरे अभी इसी वक्त एक साथ में जरूरत है। तो अगर हम सब मिलकर इस पे अमल करें, अपनी डेली जिंदगी में चेंजेस लाएं, तो आई एम श्योर कि हम कोई फर्क ला सकें। एक दूसरे की मदद करें। आप डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आप एक दूसरे को लिफ्ट दें। कचरे की डिस्पोजल में ख्याल रखें, अपने घर में कचरा अलग करें, जो कचरा वाकई में नहीं है, जो पेपर है उसको अलग करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, गाड़ियां कम चलाएं, बिजली बचाएं, पानी बचाएं, अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं, एक दूसरे के काम आए। जो दूसरी मखलूक है अल्लाह ताला की, उनकी तरफ देखें कि हम उनके जिंदगी में किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं, और चेंजेस लाएं। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। थैंक यू सो मच पाशा, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूंगी कि आगे भी किसी दिन आप हमें वक्त देंगे और हम अगेन इन्वायरमेंट के ऊपर आपकी माहिराना राय जो है वो जरूर लेंगे, आपकी नसीहतों के ऊपर जरूर अमल इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी वो वक्त भी नजदीक आ रहा है। आप अभी बारिशें होंगी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, रहमत हो। फिर बारिशों के दिनों में आप आए तो आपको फार्म का चक्कर भी लगवाएंगे, आपकी ऑडियंस को दिखाएंगे कि बारिश के बाद जो 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 नेचुरल एनवायरनमेंट है वो कितना खूबसूरत हो जाता है। जो पता आपका फार्म हाउस तो देखने लायक होता है। डेफिनेटली मैं दोबारा जरूर किसी दिन आऊंगी बारिश के बाद, और हम देखेंगे, जरूर आकर विजिट करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि तौफीक मोराज पाशा सिर्फ कहते नहीं है। तौफीक मोराज पाशा इस वक्त अपने फार्म हाउस के अंदर अकेले रहते हुए उन्हीं तमाम तर्ज जिंदगी, उन्हीं तमाम असूलों को अपनाए हुए हैं जिनका वो अपनी बातों में कहते हुए नजर आते हैं। प्रैक्टिकली अमली तौर पर उसका मुजाहरा भी करते हैं, और एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी सादा सी जिंदगी इस वक्त जी रहे हैं, और जीते रहिए, मैं आपसे ये कहूंगी। थैंक यू सो मच अगेन। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।